अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। ईद मिलादुन्नबी है, नबी करीम की पैदाइश का दिन है और हम सब उस एक ही दिल के साथ ये समझते हैं कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना, कैसा दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में। नबी करीम ने जिस रियासत का तसव्वुर इस्लाम के ज़रिए हम सब तक पहुँचाया वो ऐसा खूबसूरत था कि पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ गई। वो ऐसी रियासत थी जहाँ पर हुक्मरान गरीब और आवाम के लिए सुकून ही सुकून था, जहाँ पर आवाम पर एक अगर खराश भी आ जाए तो हुक्मरान उसका ज़िम्मेदार था। आज ही के दिन इस्लामाबाद यानी हमारा कैपिटल दारुल हुकूमत और यहाँ पर बैठी भारी भरकम मशीनरी, अरबों रुपए लगते हैं इन मिनिस्ट्रीज़ पर और इसकी मशीनरी पर। वहाँ पर फेडरल के अंडर कंट्रोल कितने हॉस्पिटल हैं, पिम्स है, पोली क्लिनिक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है और कितने हॉस्पिटल हैं कि जिसको देखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने या हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने। उसी के अंडर आज ऐसा दिलखराश वाक़या सुबह पेश आया जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 14 के करीब मासूम जाने, इन्फेंट्स, मासूम बच्चे नौमौलूद झुलस गए। 7 साल हो गए पिम्स हॉस्पिटल को मुसलसल नोटिस दिया जा रहे हैं फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने के लिए। बजट भी भारी भरकम मौजूद है, फायर मेजरमेंट्स भी नहीं लिए जा रहे। 2025 में हमारी रिपोर्टर के मुताबिक लास्ट नोटिस सर्व किया गया और ये जो रिपोर्ट अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, ये रिपोर्ट मुरतब की गई रेस्क्यू कैसे हुआ, कितने लोगों को बचाया गया, कितनी जानों को वहाँ बचाया गया, कितने नन्हे जान वहाँ पर अपनी जानों से हाथ धो बैठी। और फिर ये सारी रिपोर्ट पर आज हमने बात भी करनी है। ये जो 7 सालों में बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हॉस्पिटल है बड़ा तरीन। इतनी नेग्लिजेंस कहीं और होती तो शायद ऊपर से नीचे तक, मिनिस्ट्रीज से लेकर तो सेक्रेटरीट्स तक और ये सारे ब्यूरोक्रेट्स से लेकर तो हॉस्पिटल अमले तक कोई भी ना बच पाता। ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा। कहीं पर बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, कहीं अस्पतालों में आग लग रही है। जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है या हुकूमतों की जिम्मेदारी है या फिर उस हॉस्पिटल इंतजामिया की जिम्मेदारी है जो मज़े से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं? कहा यह जा रहा है 6 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स हुआ और मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको भी सुनवाऊंगा। रिपोर्ट ये बताती है कि 10 ख़वातीन थी, 2 मेल थे और 7 बच्चे थे। ये कुल मिलाकर 19 थे। तो 7 बच्चे अपनी जानों से चले गए, जबकि वालिदैन बता रहे हैं कि 14 बच्चे थे। 7 बच्चे अपनी जानों से चले गए, 10 ख़वातीन रेस्क्यू हो गई, 2 मेल भी रेस्क्यू हो गए, वो 7 बच्चे अपनी जानों से चले गए। 1 मिनट के अंदर आग फैली। बकौल हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर के 6:38 आज सुबह ये आग लगती है। 6:39 के बीच में 4 लोग मदद बुलाने के लिए जाते हैं और उस 1 मिनट में आग फैलती है और बच्चे अपनी जानों से चले जाते हैं। उन माँ बाप पे क्या गुजर रही है वो हम सब जानते हैं। और फिर हमने देखा तारिक फजल चौधरी साहब भी पहुंचे, तलाल चौधरी साहब भी पहुंचे वहां पर। 6 मिनट का रेस्क्यू टाइम बताया। वो पूरी रिपोर्ट आपके सामने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही होगी, आप देख भी लेंगे उसको। वहां पर हो क्या रहा है इतने लंबे अरसे से और ऐसा वाकया हुआ ही क्यों है? एयर कंडीशन में आग लगी, चिंगारी नीचे गिरी और पूरा एक कमरा जिसके अंदर बच्चे ही बच्चे मौजूद थे वो वार्ड जलकर खाकिस्तर हो गया। बस इतना ही या फिर इससे कहीं ज्यादा? बहुत सारे सवालात हैं मेरे अपने जहन में। बज के 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है जो वहां पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो जमीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नजर आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और 2 इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी और वो वीडियो में नजर आ रही है।
4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए, 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। इन सारे मामलात पर और हकीकत क्या है, हकीकत क्या नहीं है, मैंने वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जो सीडीए की रिपोर्ट थी। उन्होंने 7 को डेड डिक्लेयर किया, लेकिन खुद वहां पर जो मिनिस्टर या जो हुकूमती ओहदेदारान पहुंचे वो क्या कहते रहे सारा दिन, उस पर भी मैं ज़रा बड़ी डिटेल बात करूंगा। सोफ़ी यूसुफ से ही हमारी बड़ी शानदार रिपोर्टर हैं, सारा दिन इस सारे मैटर को बड़ा क्लोजली कवर करती रही हैं, लम्हा ब लम्हा में बाखबर भी रखा है, सच टेलीविजन की स्क्रीन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम चौधरी साहब बहुत सीनियर हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू सो मच। सोफ़ी आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा सोफ़ी हमें बताएं, सारा दिन सुबह वो ये कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के सुबह 6:38 पे आग लगी या चिंगारी गिरी, जो सीसीटीवी या जो उन्होंने देखे मनाजिर वीडियो के जरिए, वो कह रहे 4 लोग वार्ड से बाहर जाते हैं और 1 मिनट के अंदर 6:39 पे 6:39 पर आग भड़क जाती है, वो जब तक वापस आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि जो वीडियो में है वो आपने देखा, सारी चीज़ें मतलब सामने आ गई हैं और उसमें ये बताया भी जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी तो देखिए ना कि जो वार्ड ड्यूटी अभी चेंज नहीं हुई थी, आपको पता है कि 7 बजे तक जो दूसरी शिफ्ट है उसका आना होता है, तब तक क्या आप सिर्फ ये देखें कि सिर्फ 4 लोग वार्ड में मौजूद थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 डॉक्टर्स और 2 जो शिफ्ट इंचार्ज वहाँ पे मौजूद थी, जो नर्सेस या पैरामेडिकल स्टाफ में जो अवेलेबल थे वो मौजूद थे। तो क्या 4 लोगों की ये जिम्मेदारी थी? और सिर्फ ये ना, इसकी बात हम नहीं करते, आप ये भी तो देखें कि जो इस तरह के मामलात पे जो आपका अलार्म सिस्टम होता है, आपको सबसे पहले उसको जो है बजाना होता है, सारी चीज़ें आपने करनी होती है, वो आपका मौके पर काम नहीं करता। बजना चाहिए, बिल्कुल वो ऑटोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन देखिए वो भी वहाँ पे उस मौके पर काम नहीं कर रहा। आपके जो फायर फाइटिंग जो आपका इक्विपमेंट है वो आपका जो है काम नहीं कर रहा, जो अवेलेबल है वो ज़ायदुल मियाद हो चुका है, वो आग भड़काने का काम कर रहा है। और आपको मज़े की बात ये बताएं कि जैसे ज़ायदुल मियाद हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, वो आग भड़काने का काम कर रहा है। ये देखें, इस्लामाबाद का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर न सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, खैबर पुख्तनख्वा, बल्कि काफ़ी अजला से, काफ़ी इलाकों से लोग यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आ रहे होते हैं। आप अपनी ओपीडी की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार आपकी डेली बेस पे आपकी ओपीडी चल रही होती है। आप सिर्फ ये देखें, और जो वार्ड और इमरजेंसी में जो एडमिट होते हैं पेशेंट्स, उनके मामलात, उनकी चीज़ें तो अलग है। अब ये देखें कि पिछले 7 सालों से आपको नोटिस इशू हो रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपका ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल आपके ठीक नहीं है, है नहीं, और जो है वो ठीक नहीं है, इसको जो है प्रॉपर आप सेट कीजिए, आप इसको जो है ना लगाएं दोबारा से। लेकिन इस पे कोई खातिर ख्वाह जो है इनके कान पे जू इंतज़ामिया के नहीं रेंग रही। दूसरी जानिब जो लास्ट नोटिस है 2025 में जो वो सर्व किया गया, लेकिन उस पर भी कोई खातिर ख्वाह जो है ना कोई इकदाम नहीं किया गया, उस पर कोई वो नहीं किया गया। एक तरफ तो आप बातें करते हैं कि जी हम नोटिस इशू कर रहे हैं, हाई कोर्ट इस हवाले से जो है पर्चे इशू कर रही है चीज़ें कि आप ये इक्विपमेंट जो है आज के दौर में ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा जिसकी आप बात करते हैं, और है भी वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, और वो इस तरह है, तो इस पर आप खुद सोचे कि कितने सवालात उठते हैं। नदीम साहब, सर बड़ा ही अफसोसनाक, इंदोनाक वाक़या, जितना अफसोस किया जाए कम है। ये बहुत बड़ा क्राइम है हमारे मुल्क की। वो बच्चे जिन्हें बड़े होकर इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, वो बच्चे, वो उन बच्चों के माँ बाप जिन पर क्या बीत रही होगी, और जिस तरह से ये वाक़या हुआ, और एक एसी और उसकी नेग्लिजेंस, एसी की चिंगारी, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ होगा, यानी इससे पहले इस पर कोई बात तो हुई होगी कि इक्विपमेंट ख़राब है या एयर कंडीशन ठीक नहीं है, इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, ये सारा अमला वहाँ क्या कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उसके हवाले से ज़रा हमें बताइएगा, और फिर ये कितनी देर में रेस्क्यू हुआ, क्योंकि जो रिपोर्ट बता रही है वो तो कह रहे हैं 6 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम्स पहुंच गई थी। देखें, ये इस वक्त जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें जो फायर ब्रिगेड का अमला था उसकी जानिब से भी रिपोर्ट दी गई, और बाकायदा वो बताया गया था उनकी रिपोर्ट के अंदर कि जब वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर इंतजामिया मौजूद नहीं थी, और जो गार्ड थे उन्होंने उल्टा रुकावट डाली है इस चीज़ में के ऊपर जाने के लिए। फिर वो शीशे तोड़ के वो 3री मंजिल तक पहुंचे हैं, उन चीज़ों को रिकवर किया है। लेकिन जब हम इंतजामी मामलात की तरफ आते हैं तो आप ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और जो सेक्रेटरी हेल्थ थे उनको मुअत्तल कर दिया।
तो जो असल मुहर्रक हैं, जो इस वक्त जो इंतजामी मामला जो पिम्स के अंदर देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, उनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। वफाकी वजीर सेहत आए, हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी इस पे कोई जवाब नहीं दिया। और ये ऐसी शख्सियत है जिनके खिलाफ कई दफा ऐसा भी हुआ कि वफाकी वजीर सेहत खुद कहते हैं कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो ये देखना होगा कि इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है कि जो इतना बड़ा इंतजामी ओहदा है, इतनी नायाली मौजूद है, उसके बावजूद उनको आज तक नहीं मुअत्तल किया गया। दूसरे आपको ये भी बताता चलूं कि 6 जुलाई को पिम्स के अंदर एक आतिशबाजी का वाकया हो चुका है और वो हॉस्टल में आग लगी थी, जिसमें बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार हुई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ पर आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं है, सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है और लोगों की ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। और इस चीज की तौसीक जिला इंतजामिया भी कर चुकी है, फायर ब्रिगेड भी कर चुकी है कि पिछले 6 साल से किसी किस्म के यहाँ आग बुझाने का इंतजामात मौजूद नहीं और ना ही इनकी तरफ से किसी किस्म की मशक की जाती है। जी अच्छा, ये सूफी साहब जरा ये बताइएगा कि कुछ ट्रेनिंग अनट्रेन्ड अमला यानी फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड जो कोर्स होता है या जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो ड्रिल्स करवाई जाती हैं, वो तक नहीं हुई हुई? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपको उन्होंने नदीम चौधरी साहब ने भी बताया कि जो फायर ड्रिल्स हैं वो तकरीबन हर प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात कर लेते हैं 6 आप कहेंगे मंथ बाद जो है ये फायर ड्रिल जो मश्क है ये बाकायदा से करवाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि आपने कैसे एग्जिट करना है ऐसे किसी हादसाती वक्त पर और कैसे ख़ुद को बचाना है, कैसे मरीज़ों को बचाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा अंदोनाक वाक़या जिसने सारे इंतज़ामिया के पोल खोल दिए। अभी तक आपको जैसे कि बताया कि ऐसे कोई मश्क तो यहाँ पे करवाना दूर की बात, यहाँ पर तो जो फायर फाइटिंग जो आप कहेंगे उसका इक्विपमेंट है वो ही मौजूद नहीं है, तो वो किस चीज़ की मश्क करवाएंगे, किस चीज़ पे वो ये लोगों को बताएंगे कि आपने कैसे एग्जिट करना है, क्या आपने रिस्पॉन्स करना है। अब जैसे कि इन्होंने भी ये बात बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया कि देखें गार्ड्स को चाहिए था उस वक्त पर, वो अगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौजूद नहीं था, गज़ट हॉलीडे था यानी कि रबीउल अव्वल था, तो उनको चाहिए था कि वो खुद आगे बढ़ के उनके साथ मदद करते, लेकिन वो वहाँ पर हर्डल्स क्रिएट करते रहे। फिर वो तीसरी मंजिल के शीशे तोड़ के अंदर जाना और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना, तो ये बहुत बड़ा सवाल है इंतज़ामिया पर, एडीपीएम्स पर कि भाई वो क्या कर रहे हैं। पिछले 7 साल से आपको नोटिस इशू हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने अब तक क्या किया है, क्या आपने इस पे कोई इक्विपमेंट जो आपने लिया या नहीं। दूसरी जानिब क्या वजह है इक्विपमेंट ना लेने की? 7 साल से नोटिस आ रहे हैं, 2025 आपने बताया, अभी 6 जुलाई का वाकया नदीम साहब ने कोट कर दिया कि आतिशबाजी का एक वाकया हो चुका है, फिर भी कान पर जू नहीं देंगे। दूसरी जानिब मैं यही बात करना चाह रही हूँ, अगर वो ये बात करते हैं कि उनके पास जो है फंड नहीं है तो मुझे ये बताएं कि जो आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, आपने इमरजेंसी की जो नई बिल्डिंग बनाई है उसमें नया इक्विपमेंट ला के आप लगा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए आप उस पर खर्च कर रहे हैं, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों ना आप वो जो पुरानी आपकी चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करके उसी वार्ड को आप जो है उसका तज़य्युन और आराइश करके उसमें वो नई चीज़ें आप लगा दें, और ये जो मेजर चीज़ें हैं आप इसी को जो है तनस्सुब कर लें, जिससे जो है ना इस तरह के वाक़यात ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। नदीम साहब जरा बताइएगा, ये जो आपने अभी 2 चीज़ें जिक्र की, एक कि जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उनके लिए मुश्किलात हुई, वो मुश्किलात कैसे पैदा कर दी इंतज़ामिया ने या गेट पर खड़े जो लोग हैं उन्होंने, और रिस्पांस करने में फिर कितनी देर लगी उन्हें? चूंकि ज़ाहिर है मुश्किलात पैदा करेंगे, वो शीशे तोड़ेंगे, तो एग्जिट गेट्स का क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अभी आप दोनों हजरात ने सेम बात बताई हमें कि इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं है, फायर सेफ्टी ड्रिल्स नहीं हुई हैं, कोई कोर्स नहीं हुआ है और अमला अनट्रेंड भी है उस लिहाज से, ऊपर से वो शिफ्टिंग का टाइम था, यानी एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट टेक ओवर कर रही थी। देखिए, इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि जो नया पुराना एमसीएच है इसके बिल्कुल साथ नई बिल्डिंग बनी है और 2 साल हो गए हैं उसको पिम्स इंतजामिया को हैंड ओवर किया गया है। जायका जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने मुकम्मल बिल्डिंग बना कर दी है और ये हैंड ओवर किए जाने के बाद अभी तक मुकम्मल ऑपरेटिंग नहीं की गई, और यही वाला एमसीएच जो इनक्यूबेटर वाला वार्ड था इसको वहां पर शिफ्ट किया जाना था, और 2 साल गुजर चुके हैं पिम्स इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये मुकम्मल एमसीएच सेंटर वहां पर शिफ्ट नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जितना यहाँ पर सिक्योरिटी का निजाम है वो सारा ठेके पर मौजूद है, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ठेके पर हैं, और एमसीएच सेंटर की जो चिल्ड्रन की जो इस वक्त इमरजेंसी है वो भी एक एनजीओ को ठेके पे दी गई है।
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब ठेके के ठेकेदार यहाँ पर मौजूद होंगे तो वो इस सिस्टम को ठीक करेंगे या लोगों को इस किस्म की सहूलतें दे सकेंगे, या अगर यहाँ पर वो फायर ब्रिगेड वाले आए थे तो उनसे वो तामन करेंगे, जब ये ठेके पे मौजूद होगा तो वो तो किसी को जवाबदेह नहीं है अपने ठेकेदार के अलावा। अच्छा ये बताइएगा नदीम साहब, कितने हॉस्पिटल हैं विफाक के पास या विफाक के जेर इंतजाम 18वीं तरमीम के बाद? और जाहिर है इस्लामाबाद ही रह गया जहां पर हॉस्पिटल्स हैं। मेरी दानिश के मुताबिक पोली क्लिनिक है, पिम्स है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। बाकी जो पुलिस हॉस्पिटल है, नेशनल पुलिस हॉस्पिटल, वो तो वजारत दाखिला के अंडर है। बाकी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास तो गालिबन ये 3 ही है शायद। देखिए इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री के मातहत एम्स अस्पताल मौजूद है, पोली क्लिनिक है, अपना NIH के अंदर चकशदाद के अंदर एक हॉस्पिटल मौजूद है, निरम हॉस्पिटल मौजूद है। इसके अलावा पोली क्लिनिक की एक्सटेंशन जो तकरीबन 600 बेड्स पर मुश्तमिल है, नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। पिम्स के अंदर 3 बिल्डिंग तैयार हो चुकी हैं, एक कैंसर हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, एक इमरजेंसी नई तैयार हो चुकी है, लेकिन वहां पर अभी तक भर्ती नहीं की गई। 2 साल से ये बिल्डिंग्स इनके हैंड ओवर की जा चुकी हैं। वजारत कौमी सेहत की जानिब से यहाँ पर भर्तियां नहीं की गई। तमाम मशीनरी मौजूद है, लेटेस्ट मशीनरी लगी हुई है, मुकम्मल बिल्डिंगें तैयार हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए मुलाजमीन मौजूद नहीं है। हमारे जरा का ये कहना है कि पिम्स के अंदर जो मुलाजमीन मौजूद थे, जो डायरेक्टर थे इमरजेंसी को, उन्होंने कहा था कि हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं, हमें ऑपरेट करने दें, लेकिन मामला फिर वही आ जाता है कि भर्तियों के अंदर सिफारशी लोग जो लाए जाने हैं उसलिए उन चीजों को रोक दिया जाता है। और ये 3 ऐसे बड़े अस्पताल हैं जिनको ऑपरेट किया जाना है, इनके हैंड ओवर हो चुके हैं, लेकिन वजारत कौमी सेहत की नायली है कि इनको ऑपरेट नहीं किया गया। दूसरी जाने आप ये देखें कि 1.5 अरब रुपए का बजट जो वबाई अमराज का अस्पताल है उसको एक प्राइवेट इदारा है इंडस अस्पताल, उसको दे दिया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अच्छा, ये बजट भी है और हमने प्राइवेटली भी उसको दे दिया है। कई डिपार्टमेंट्स, NGOs और प्राइवेटली रन हो रहे हैं सोफ़ी साहिबा। तो उसके बाद वहाँ पर एग्ज़िट गेट्स के भी इश्यूज़ हैं, दरवाज़ा खुला नहीं, वहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत सुबह के वक्त मदद कर रहे थे, माँ बाप बेचारे वहाँ पर रुल रहे थे, मदद कर रहे थे। और एक वो डॉक्टर जिनका आपने बताया, शायद यहाँ कोई खाला थी एक बच्चे की जिसने एक बच्चे की जान बचा ली। और ये जो रिपोर्ट आई शुरू में, उसमें तो ये बताया गया, और ये रिपोर्ट आपके हमारे सबके सामने है, ये रिपोर्ट बताती है कि जी 10 ख़वातीन थी, 2 मेल थे और 7 बच्चे थे और 7 डेड हैं। लेकिन जब वो तारिक फजल चौधरी साहब को सुना और तलाल चौधरी साहब को सुना, ज़रा वो बताइएगा, वो तो 14 कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तलाल चौधरी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, वो खुद आके यहाँ पर विज़िट करके पिम्स हॉस्पिटल में इस बात को एडमिट भी कर चुके हैं और ऑन कैमरा भी ये बात बता चुके हैं कि 14 बच्चों की जो वो डेड हो चुके हैं, 14 बच्चे जो है वो खाकसर उनकी जो जस्ते खाकी हो चुके हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने ये बोला है कि 19 अफराद जो है उनको रेस्क्यू किया गया। और ये पिम्स इंतज़ामिया के भी अंदरूनी ज़राए जो है उनका भी यही कहना है कि जो 19 अफराद है उनको रेस्क्यू किया गया, जिसमें 7 बच्चे नौमौलूद बच्चे वो शामिल है। इसके अलावा 10 ख़वातीन शामिल थी और 2 जो है मेल अफराद। इसका मतलब 21 बच्चे थे। अगर हम 14 जो बच्चे अपनी जान से गए उनको लें तो ये इसका मतलब है कि 21 के करीब हो गई ये फिगर बच्चों की, और बाकी 2 मेल और 10 ख़वातीन थी। अच्छा ये बताइएगा, सुबह जब ये अमला एक दूसरे से टेक ओवर करता है, कितना टाइम लगता है इसमें? देखिए, अमला जो टेक ओवर कर रहा होता है, बेसिकली टाइमिंग जो इनकी शो की जा रही होती है वो 6 बजे से है, लेकिन तकरीबन 7 बजे तक, 7:15 तक ये लोग जो है एक दूसरे को जो चार्ज है वो हैंड ओवर कर देते हैं। 1-1.5 घंटा लगता है? जी बिल्कुल, आने में इनका जो टाइमिंग है वो है, लेकिन तकरीबन 7-7:15 बजे तक ये अपना जो चार्ज है वो दे चुके होते हैं और जो नई शिफ्ट है उसका आगाज़ हो चुका होता है। उसके बाद जो 6 बजे तक जो है वो पुरानी शिफ्ट होती है। उसके बाद ये इनको एक फ्री टाइम दिया जाता है कि ऑब्वियसली लेट हो सकते हैं, कोई मामलात हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का दिन था, गज़ट हॉलीडेज था, उन्होंने कहा कि चले कुछ ज़्यादा ही हम आराम कर लेते हैं, या शायद कोई राउंड ना लगे, कोई चेक करने वाला ना हो, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा ही आराम फरमा रहे थे। और जो थे अफराद वो वक्त से पहले जो है वो निकल चुके थे और ये अंदोनाक वाक़या जो ये सामने आया। नदीम साहब, इस पे मुझे जी एक चीज़ आपसे, और क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनको मुअत्तल कर देना, ये इस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो ये आप समझते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ अदा हो चुका, बस यही था? ईडी की बात बता रहे हैं नदीम साहब कि उनको तो कुछ नहीं कहा गया। ईडी पिम्स
हालांकि बारहा इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अभी गुज़िश्ता पिछले दिनों भी आपको बताएं कि इसी जो है गायनी वार्ड्स का जो अमला था, उन्होंने बाकायदा अपनी जो हेड स्टाफ नर्स के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन किया, रिटन कंप्लेन 2 से 3 बार वो इनको दे चुके हैं कि उनकी जो हेड स्टाफ नर्स है वो बाकायदा से सुपरिटेंडेंट वो गालियाँ देती हैं, उनका जो रवैया है वो अपने अमले के साथ, अपने गार्ड्स के साथ गैर अखलाकी है। इसका मतलब है कि बहुत सारे इश्यूज अब निकले हैं। अच्छा नदीम साहब, ज़रा अभी सोफ़ी ने भी हमें बताया, आपने भी हमें बताया कि नर्सरी में एक तो वालिदैन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, कोई अमला मौजूद नहीं था, वालिदैन का ये कहना है। दूसरा जो रिस्पॉन्स टाइम था उसमें आपने हमें बता दिया कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड के अमले को आने में भी परेशानी का सामना हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। तीसरी बात, ज़रा एग्जिट गेट्स के हवाले से, ईडी के हवाले से, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद वज़ीर हैं सेहत के वहाँ पहुँचे तो क्या बात हुई सहाफ़ियों से, वालिदैन से या हॉस्पिटल इंतज़ामिया से? जी बिल्कुल, जब मुस्तफ़ा का यहाँ पर पहुंचे हैं, पहले तो वो अपनी सोशल मीडिया को टीम को लेके पहले उस वार्ड में गए हैं जहाँ पर उन्होंने विजिट किया उस वार्ड का, और वहां से विजिट करने के बाद वो वापस नीचे आए और मीडिया से गुफ्तगू की है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यही कहा है कि मैं अपने आप को सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूं, और मैं कहता हूं कि मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई है तो प्राइम मिनिस्टर करें, और उसके बाद जो भी जिम्मेदार होगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगा, कोई भी बच नहीं सकेगा। लेकिन जब इस हवाले से उनसे पूछा गया कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मौजूद हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने कहा जी कि अभी इंक्वायरी हो रही है, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। और दूसरी तरफ आपने जो गेट की बात की, तो जो पिम्स के जो चिल्ड्रन वार्ड है या चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसके जो मेन गेट थे उनको ताले लगाए गए थे, और ताले लगाए जाने की वजह से वहां पर चूंकि मुलाजमीन भी मौजूद नहीं थे, और ये फायर ब्रिगेड का अमला शीशे तोड़ के तीसरी मंजिल से वहां अंदर पहुंचा और उनको रेस्क्यू किया गया। अच्छा ये बताइएगा मुझे नदीम साहब, ये ताले लगाने वाली बात ये बड़ी अजीब और बड़ी ख़तरनाक बात है। ताले लगाए गए, बच्चों के अगवा होने के वाक़यात बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, समझ आता है, लेकिन क्या अमला ही नहीं है, गार्ड्स नहीं मौजूद हैं वहाँ पर कुछ नहीं है कि ताले लगा दिए जाते हैं। और ये ताले लगाना मतलब ये तो खुद में एक बहुत बड़ा वाक़या है। देखिए यही मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि जिस तरह ये सिक्योरिटी गार्ड्स का जितना सिस्टम है ये ठेका सिस्टम दे दिया गया है, चूंकि वो अगर 50 मुलाजमीन अगर होते हैं ड्यूटी पर तो उन पर सिर्फ 25 मुलाजमीन भी ड्यूटी पर होते हैं, बाकी 25 की तनख्वाह सिर्फ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस पर भी काम कर रहा है टेंडर के नाम पे, और ये ठेका दिया गया है सिक्योरिटी का, तमाम मामलात उनके पास होते हैं और वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होते। सोफी साहिबा, इस पर एक कमेटी तश्कील दे दी है 8 रुकनी, ज़रा बताइएगा क्या काम करेगी कमेटी, कब से काम करेगी, कौन कौन लोग हैं कमेटी में? जी बिल्कुल, जो कमेटी है इस हवाले से तश्कील दे दी गई है और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि उस कमेटी का जो काम है वो सबसे पहले यही होगा कि जो वाक़या हुआ है उस हवाले से उसकी बाकायदा से इंक्वायरी करवाई जाएगी, और इसमें जितने भी मुलव्वस अफराद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, चाहे आया वो कह रहे हैं कि वो बेशक जो हॉस्पिटल के अंदर जो अमला मौजूद है उनकी है या दीगर मामलात है। लेकिन सबसे पहले मेरा तो सवाल यही उठता है कि कमेटी के हवाले से अगर आप बात करते हैं, आपको मुसलसल नोटिस इशू हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इमरान सिकंदर साहब, उनको मुसलसल नोटिस इशू हो रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ओहदे से हटाना चाहिए, उनके खिलाफ सबसे पहले वज़ीर सेहत साहब भी जवाब दें कि उन्हें नहीं पता था 7 साल से नोटिस सर्व हो रहे हैं, इतना बड़ा वाकया सर पे खड़ा था, एज पे था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। 6 जुलाई का वाकया नदीम साहब ने कोट किया कि आतिशज़दगी का हो चुका है, उसके बावजूद कानों पे जू नहीं देंगी। हमारे यहाँ इस्तीफ़ा देने की रिवायत ही नहीं है, हमारे यहाँ ये समझा ही नहीं जाता, और हम इंक्वायरी कर लेंगे जबकि खुद को पेश भी कर रहे हैं एहतसाब के लिए। सोफ़ी यूसुफ जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंतहाई दुखी, दिल खराश वाक़या, जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से अब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और नई डेवलपमेंट्स, नई सफ़बंदियों को लेकर। ये नई सफ़बंदियाँ हैं क्या, और इन नई सफ़बंदियों से क्या हुकूमत को कोई परेशानी है, और क्या वाकई में नए सूबों को लेके कोई नई सोच पनप रही है, या फिर सिर्फ सियासी मामलात, सियासी मफादात की हद तक एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का नारा लगाया जा रहा है। ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस होगी क्या, मौलाना फजल रहमान इसको कैसे लीड करेंगे, और ये इत्तेहाद कितना मजबूत और मजबूत होगा। चूँकि PDM के टाइम पर भी हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद आई, मौलाना साहब लीड कर रहे थे, मौलाना साहब नाराज़ रहे, उनको उसमें भी कुछ नहीं मिला वहाँ सिवाय लीडरशिप के, और बस उन्हें लीड करवा दिया गया। वहाँ से ये शायद नाराज़गी तूल पकड़ गई, और फिर इस हद तक पकड़ गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के राब्ते तो बढ़ गए, लेकिन मौलाना साहब के राब्ते घट गए।
और हमने देखा कि नए सेटअप में मौलाना साहब के लिए कोई बहुत बड़ी स्पेस थी नहीं। मौलाना साहब भी इलेक्शन से खुश नहीं थे, वो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर फॉर्म 47 का जोर लगाते रहे, शोर करते रहे। उसके बावजूद आज सिचुएशन ये है कि शफी जान या पीटीआई ये कहती है कि मौलाना साहब का हमसे एक मुआहिदा होने जा रहा है, या हो जाएगा या हो गया है, अब हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे मौलाना साहब के साथ। ये वही मौलाना साहब हैं जिनके साथ बैठने को इमरान खान तरजीह नहीं देते थे, या बानी पीटीआई ये कहते थे कि शायद मैं इनके साथ कभी ना बैठूं। कहते तो वो शेख रशीद का भी थे, लेकिन शेख रशीद साहब भी उनके साथ बैठे। और इस तरह की कई चीज़ें जो आप सबके और हमारे सामने हैं, ये इसी सियासत का हिस्सा है। अब ये नया इत्तेहाद किस रुख जाएगा, ये नया इत्तेहाद क्या मोड़ ले रहा है, इस पर ज़रा बात करेंगे। गवर्नमेंट का स्टांस क्या है? गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम ज़रूर याद आ गई एक बार फिर। तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद से सूबे इतने मजबूत हो चुके हैं कि किसी नए सिस्टम की अब गुंजाइश नहीं है और बहुत मुश्किल है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो जो सालों से ये तरमीम भी कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी कवर कर रहे हैं और फिर अदालतें भी कवर कर रहे हैं, वो सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हजरात कहते क्या है, उनसे ज़रा इस पर बात करेंगे। जावेद सिद्दीक साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्तादों की तरह सीनियर तजियाकार हैं। नदीम चौधरी साहब सीनियर, काशिफ रफ़ीक साहब सीनियर तजियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। जावेद साहब, सर सूबों को लेके बहस तो चल निकली है, लेकिन क्या वाकई में, इससे पहले हम अपोजिशन की बात करके देखें, ये कोई लिंक्ड है सूबों का मामला और अपोजिशन का इत्तेहाद, या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? अपोजिशन समझती है कि इस बार को तरमीम से पहले इत्तेहाद कर लिया जाए। देखिए, मैं थोड़ी सी बात करूंगा तारीख के हवाले से। पाकिस्तान में जो इत्तेहाद बनते रहे हैं, बस सबसे बड़ा मौसर इत्तेहाद बना था यूब खान के खिलाफ, जिसमें मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के सरकर्दा सियासतदान थे और उन्होंने दोनों सूबों में, मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में अयूब पर इतना प्रेशर बढ़ाया कि उसको अयूब खान को नए इलेक्शंस कराने पर मजबूर किया। और लाहौर में जो उस वक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी अपोजिशन और गवर्नमेंट की, उसमें अयूब खान ने उनको कहा था कि मैं 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर इलेक्शन कराऊंगा और पार्लिमानी निज़ाम बहाल करूंगा और सदारती निज़ाम ख़त्म करूंगा। इस पे बात हुई और वो उस वक्त की सिचुएशन मुख्तलिफ थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वेस्ट में भी एक बड़ी बेचैनी थी। फिर दूसरा इत्तेहाद जो है वो बना भुट्टो साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उसमें तारीख ये बताती है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था। जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना था, वो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत और उनकी बाकायदा तौर पर मुतहर्रक किस्म की हमायत के साथ वो बना था और उसने बिल आकर भुट्टो हुकूमत का खात्मा कर। और फिर तीसरा इत्तेहाद जो हमें नजर आ रहा है वो ज़िया-उल हक साहब के खिलाफ बना, जो कि उस वक्त बना था। उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, उसमें सारी जमातें शामिल थी और वो इत्तेहाद जो है उसने 83 में एक्टिवली काम किया और ज़िया साहब को प्रेशराइज किया कि वो इलेक्शन कराएं और 85 में उन्होंने जब गैर जमाती इलेक्शन करवा। एक इत्तेहाद और बना था और उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदरूनी हाथ शामिल थे और वो मुशर्रफ के खिलाफ था और वो वकला का कौमी तहरीक वकला ने चलाई थी और उसके नतीजे में मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा, उनको इक़्तिदार जो है मुंतकिल करना पड़ा और बिल आखिर वो मंजर से गायब हो गए। तो अब जो इत्तेहाद बन रहा है, इसमें मौलाना फजल रहमान आपने जिक्र किया है और उसमें पीटीआई और दूसरे जो हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के जो हजरात हैं वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये है कि सिचुएशन कुछ चेंज होती नजर आ रही है। चेंज इसलिए कि इमरान खान का जो हाल ही में जो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा गवर्नमेंट को कि आप इनका इलाज कराएं, शफा इंटरनेशनल में वो इलाज नहीं करा सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया और इमरान खान को शफा में लाने की बजाय वो पिम्स में ले गए और इससे एक नई कमोशन या एक नया तहर्रुक सियासी सतह पर पैदा हुआ है और उससे मौलाना फजल रहमान और
पाकिस्तान तहरीक ये PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के लोग जो है मुख्तलिफ, उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान भी शायद शामिल होने के लिए तैयार है। तो एक इत्तेहाद बन सकता है। पाकिस्तान की तारीख में और वैसे भी सियासी तारीख में हर हुकूमत का एक वक्त होता है, और अगर उस वक्त में वो हुकूमत डिलीवर ना कर पाए, अगर वो पॉपुलर ना रह सके, लोगों की मुश्किलात बढ़ती रहे, तो इस तरह के कमज़ोर इत्तेहाद भी उनको एक स्ट्रेंथ या एक क़ुव्वत मिल जाती। देखना ये है कि ये जो अब तक तो उन्होंने कहा कि हम पार्लिमान की हद तक इत्तेहाद करेंगे, लेजिस्लेशन को रोकेंगे, और जो भी इंसानी हुकूक की बातें वो पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, लेकिन ये महदूद नहीं रह सकेगा। हालात अगर इसी तरह चलते रहे तो वो सड़कों पे भी आ सकते हैं। अच्छा, सड़कों पे आना, जावेद साहब, सड़कों पे आना कौन सी नई बात होगी? इससे पहले भी हमने देखा सड़कों पर आए, बल्कि कई बार तो कंटेनर पर भी बैठ गए एक जगह आके, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। होने वाली बात, जरा आप वाली बात में बड़ा दम है कि कमज़ोर इत्तेहाद भी कारआमद साबित हो सकते हैं जब हुकूमती कारकर्दगी और अवामी मामलात ज़रा बढ़ने लगें, और फिर डोरें हिल जाती हैं तो मामलात चेंज हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। काशिफ साहब, सर प्लीज़, इस वक्त ये जो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, कितना कारआमद होगा, कितना इफेक्टिव होगा? क्या वाकई हुकूमत को कोई परेशानी हो सकती है इस इत्तेहाद से? जैसे तारिक फजल चौधरी तो कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं है, हमें तो मौलाना साहब अपोजिशन इत्तेहाद को लीड करें, हमारे लिए ये कोई मसला नहीं है, ना खतरा है। बहुत शुक्रिया खोकर साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे सियासी इत्तेहाद बनते रहते हैं और वो हुकूमतों के खिलाफ ही बना करते हैं और सियासतदान ही बनाया करते हैं, और सियासत में ना कोई अना होती है, ना कोई डेडलॉक होता है, ना कोई नजरिया होता है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो पावर पॉलिटिक्स है और वो इक़्तिदार के हसूल के लिए है, जिसकी जिंदा मिसालें मौजूद हैं। यही कुछ सालों पहले की बात है, इमरान खान साहब के खिलाफ जिस इत्तेहाद का जिक्र मेरे मोहतरम सीनियर कर रहे थे जवेद साहब, देखें उस इत्तेहाद में वो सारी जमातें शामिल थी। वो शहबाज शरीफ साहब आज वजीर आजम है, सहूलतकार पीपल्स पार्टी है, जो कहा करते थे कि हम पाकिस्तान की आवाम का पैसा पेट फाड़ के निकालेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जरदारी साहब ने कहा मेरे तो दो ही उम्मीदवार हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला सनाउल्लाह, और PDM की हुकूमत में उन दोनों को उन्होंने बनाया। सो इसका मतलब यह हुआ कि सियासत कोई नजरिए की बात नहीं है, सियासत हसूल इक़्तिदार में जिंदा रहने की बात है। उसके लिए आपको किसी हद तक किसी से भी बात करनी पड़े, कोई मुज़ायका नहीं है। अब आ जाइए मुत्तहिदा अपोजिशन के इत्तेहाद के ऊपर। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इमरान खान साहब क्या कुछ कहते रहे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसका जवाब इमरान खान साहब देंगे या मौलाना फजलुर रहमान साहब देंगे। यहाँ पे तो मुस्तफा कमाल साहब न जाने फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सदीकी के बारे में क्या कहते रहे थे। जब उन्होंने अपनी पाक सरजमीन पार्टी बनाई, फिर उसके बाद वो उसी सफ में खड़े हो गए, फिर उनका खून जोश मारता है तो फिर वो हसूल चेयरमैनशिप के लिए फिर उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। तो सियासत में ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में सियासत और सियासी जमातें जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, मैं इनको कहता हूँ ये सियासी जमातें नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो इसका नाम मुस्लिम लीग नून रख दें, पीपल्स पार्टी रख दें, JUI फेयर रख दें, MQM रख दें, ये सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं और ये उसके ऊपर अपना बिजनेस करती हैं। क्या इसकी दलील ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब समेत शाहिद खाकान अब्बासी साहब या चौधरी निसार ये सीनियर है या मरियम नवाज सीनियर है? अब चूंकि मुस्लिम लीग नून एक एंटिटी है जिसके कुल्लुहुम मालिक नवाज शरीफ साहब हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी हयात में अपनी सियासी विरासत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज साहब को बना दे। अब मरियम नवाज साहबा की जो हुक्मतुल्ली करेगा वो उनको काबिल कबूल नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। कोई बिलावल साहब की हुक्मतुल्ली करेगा तो सरदारी साहब को वो भी काबिल कबूल नहीं होगा। खुर्शीद शाह साहब, रजा रब्बानी साहब, एतजाज अहसन साहब जैसे लोग मजबूर हैं बिलावल साहब को चेयरमैन कहने के लिए और पीछे खड़े होने के लिए। इसलिए ये सियासी जमातें नहीं है, ना ये जमहूरी है। जमहूरियत के नाम पे लोगों को ढोंग करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो अपोजिशन इत्तेहाद बना, तो खोकर साहब मसला ये है कि जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, जिसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो खुद हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी सूबे बनने चाहिए, उसके बाद एक ना गुफ्तगू शुरू हो गई और उस सिग्नल को पकड़ते हुए अलीम खान साहब ने भी बात की, मुस्तफा कमाल साहब भी तुंदो तेज बातें शुरू कर दी कि जी मोहसिन नकवी साहब ने चूंकि कहा है और वो काबिल एतमाद और ताकतवर हलकों के बहुत करीब है, तो इसका मतलब शायद वहीं से लाइन आई हुई है। अब इस सारे मामले को जब आप लेके चलेंगे, इस सारे मामले को जब आप बात करेंगे, तो आप एक बात को समझिए कि इन्होंने जब जो भी कहा उस सारे मामले में
हासिल हसूल क्या होगा क्या नहीं, जरदारी साहब ने एक पत्ता खेल दिया। अब जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, अचकजई साहब हो गए, मेंगल साहब हो गए, तहरीक इंसाफ हो गई, ये सारे इकट्ठे हो गए पार्लिमान के अंदर। अब इनके इत्तेहाद को बिलावल साहब के उस बयान से कनेक्ट कीजिए कि बिलावल साहब ने कहा जो सूबे तकसीम के लिए करारदाद मंजूर कर चुके हैं उनके अंदर भले तकसीम कर दीजिए, और जिन सूबों ने तकसीम की करारदाद मंजूर नहीं की सूबाई असम्बलियों ने, उधर सूबे नहीं बनने चाहिए। मतलब आप बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध पे तो भूल जाएंगे वो सूबे बनेंगे, क्योंकि वहां भी सूबाई असम्बलियों ने करारदाद पास हाँ जी, इस पे मैं बड़ी डिटेल बात कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों है कि सिंध में सूबे की बात हो तो पांव जलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, पंजाब में आप तकसीम की बात करें तो सारे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे जी एक सूबे को। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ काशिफ साहब, बड़ा अच्छा मजे का आपने डिस्कशन छेड़ दिया। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। और ये 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबे वाकई इतने ताकतवर हो गए हैं और सूबों के पास कोई मसला ही नहीं रहा है, सब कुछ वो खुद कर सकते हैं, तो फिर ये बैड गवर्नेंस से निकलने के लिए गुड गवर्नेंस की सफ़र छोटे इंतजामी यूनिट्स, ये बात हो क्यों? काशिफ साहब, बड़ी डिटेल आपने बात छेड़ी और आपने सारी ही जहतें खोल दी मेरा ख्याल है इस चंद मिनट में। मुझे ये बताएं काशिफ साहब, ये जो अभी फ़िलहाल अपोजिशन इत्तेहाद है, ठीक है, हम सूबों की बात तो कर ही रहे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद है, ये फिर अमेंडमेंट्स और जो इस्लाहात जिसका जिक्र किया जावेद साहब ने, और बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं हम तो अमेंडमेंट्स की हद तक रहेंगे और आइनी तकाज़ों की वजह से और असम्बली के मामलात को चलाने के लिए इत्तेहाद हो रहा है, तो कहीं ये इत्तेहाद उस पर दोबारा कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा जैसे आज से पहले अदम एतमाद की तहरीकों में कन्वर्ट हुआ? आपके तवज्जुह से आपके देखने वालों को मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट ना खबर शेयर करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। जी प्लीज। और इसका हक मौजूद है उन हलकों के पास कि वो भले इसके ऊपर आप ही की स्क्रीन पे मेरे साथ आर्गुमेंट कर लें या तरदीद कर दें, और अगर तरदीद करें तो प्लीज आप मेरे से फिर ले लीजिएगा। देखें, असद कैसर साहब बुग़्ज़ अली अमीन गंडापुर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं अचकज़ई साहब के साथ, और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ महवे गुफ्तगू हो जाते हैं। उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है, जिनकी मौलाना फजल रहमान साहब से लोकल पॉलिटिक्स की वजह से खासी ज्यादा अदावत है, वो इकट्ठे नहीं होना चाहते। अब इस सारे मामले में कल एक फैसला आता है और उसमें बहुत सारे लोगों को सजा हो जाती है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी गालबन नाम मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब तो अपनी सीट से हाथ धो बैठे। अब वो अली अमीन गंडापुर साहब जो सुहेल अफरीदी को नाकाम करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो तो गेम से अभी हो गए बाहर। अब असद कैसर साहब बुग़्ज़ अली अमीन गंडापुर में और मौलाना फजल रहमान साहब अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से पीटीआई के करीब नहीं हो रहे थे, अब दोनों की मोहब्बतें कुर्बतें बढ़नी शुरू हो गई। सो अब इस सारे मामले को यूं देखिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पहले नंबर पे है पॉपुलैरिटी में, तो दूसरा वोट बैंक जेयूआई फे के पास है। बलोचिस्तान में दूसरे नंबर पे जेयूआई फे के पास पावर है। अब आप मुझे बताइए कि जब जेयूआई फे और पीटीआई केपीके की हद तक एक पेज पे होंगे तो केपीके का सूबा कैसे तकसीम हो सकेगा? नंबर वन, कैसे आईनी तरमीम हो सकेगी? और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये समझता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सिस्टम में नवाज शरीफ साहब के साथ अलाइन नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि उनकी खाम ख्याली है। मेरा सवाल अगला आपसे यही था, वैसे आपने खुद भी इस पे बात कर दी। अचकज़ई साहब, फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब एक पेज पे हैं, शहबाज शरीफ साहब दूसरे पेज पे हैं। अच्छा, अभी ये समझ लीजिए कि आईनी तरमीम सूबों की डिबेट जो सारी गुफ्तगू थी वो खत्म हो गई। और एक और अहम तीन बात जिसको मीडिया ने अभी तक फ्लैश ही नहीं किया, सर पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा तुरब का पता खेला है कि सेनेट की एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सिफारिशात आ गई सरफेस पे कि 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। अब 18वीं आईनी तरमीम की अमल दरामद की सिफारिशात में उन्होंने कहा कि 22 किलोमीटर की हदूद में जो विफाक है, इन तमाम वजारतों को खत्म करके काबीना के अंडर लेके जाया जाए। 22 किलोमीटर में वजारत सेहत मौजूद है, 22 किलोमीटर की वजारत एजुकेशन मौजूद है, 22 किलोमीटर की वजारत दाखिला मौजूद है। वो कहते हैं कि इन सब की ये वजारतें जो है बेमानी हैं। ये 5 से 6 खरब रुपए, 500-600 अरब रुपए बच सकते हैं अब 18वीं आईनी तरमीम पर अगर मनोअन अमल करें। लेकिन मामला क्या है? बड़ी जहद खोली आपने काशिफ साहब, बड़ा अलग पॉइंट है ये। खोकर साहब सुनिए, अब ये वो 22 किलोमीटर की वजारतें खत्म क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सियासी तौर पर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? 18वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 9 वजारतें विफाक अपने पास रख सकती है, 8 इदारे सीसीआई के पास होंगे और बाकी सूबों के पास इंपावरमेंट होगी। आप मुझे बताइए। आपने काशिफ यहीं पे 1 मिनट सिर्फ देना है सर,
जावेद साहब, सर बड़ी बड़ी सारी बातें कर दी हैं काशिफ साहब ने। इसी की अगर मैं रोशनी में आपसे पूछना, जो बातें काशिफ साहब कह रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें, अब मैंने तो आज बड़ा हैरान हुआ हूँ कि तारिक फजल चौधरी साहब को भी 18वीं तरमीम आज याद आई। उन्होंने कहा जी अब तो 18वीं तरमीम के होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सूबों का बनना भी। काशिफ साहब की बात अगर रिलेट करूँ तो 18वीं तरमीम की अहमियत अब जागेगी, उजागर होगी। दूसरा ये कि क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, जिनकी बड़ी कुर्बत रही है, चले दोनों को छोड़ें, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जिनकी बड़ी कुर्बत है मौलाना साहब के साथ, क्या मौलाना साहब के लीड करते हुए कोई मामला इनके लिए खराब हो सकता है अपोजिशन की तरफ से? देखिए, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं ना, सियासी मफादात, वो सियासी जमातों को एक दूसरे के करीब कर देते। एक वक्त होता है जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासी मफादात क्लैश कर रहे होते हैं, वहाँ मुतसादम होते हैं और वो जुड़ जाते हैं। मैं फिर माजी में जाना चाहता हूँ। जनरल ज़ियाउल हक को जब इक़्तिदार में उन्हें 5 जुलाई 77 को भुट्टो साहब को निकाला, मार्शल लगा दिया, तो उस वक्त तमाम सियासी जमातें, भुट्टो साहब की मुखालफ थी, 9 सियासी जमातें थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस में, उनको 9 सितारे कहा जाता था, और उसमें जमात इस्लामी शामिल थी एक तरफ, दूसरी तरफ नेशनल अवामी पार्टी लेफ्ट की बाएं बाजू की शामिल। तो उन्होंने मिल के भुट्टो साहब को निकाला, मार्शल लगा दिया ज़िया साहब ने, और उन्होंने फुल सपोर्ट किया उसको। तो जब ये मैं आपको एक इत्तेफाक से एक बात बताना चाहता हूँ कि 13 अगस्त 1988 को, वो तो 17 को हादसे का शिकार हो गए, 13 को हमने नेशन नवाइवा का एक पैनल इंटरव्यू था जनरल ज़ियाउल हक साहब से, तो उनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि नेशनल अवामी पार्टी जो कि पीपल्स पार्टी की दुश्मन थी, आज इस इत्तेहाद में बैठी हुई है। वो MRD की, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के इत्तेहाद की बात कर रहे। तो हमने उन्हें कहा कि जी ये कल के जो दुश्मन है ये आज के दोस्त है। देयर इज नथिंग परमानेंट, देयर इज नो परमानेंट एनिमिटी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। थोड़ी सी डिफरेंट नहीं थी। नवाबजादा साहब मौजूद थे उस वक्त, और नवाबजादा साहब बड़ी बुरदबार शख्सियत थे, वो खुद तो ओहदा लेना ही नहीं चाहते थे। इधर मामला डिफरेंट है, इधर तो मौलाना साहब के पास चूंकि सीट्स नहीं है। जी जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि मौलाना जो है ना, वो मौलाना साहब जो है वो एक समझदार, ज़ीरक और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और जो उन्होंने हाल ही में बयान दिए, कुछ ऐसे बयान हैं आपने सुने हैं, देखे हैं, उन पर बड़ी लेदे हो रही है। वो अगर उसको आप कंटेक्स्ट में रखें, और मौलाना साहब के साथ PTI अगर आ जाती है कल, तो वो एक दूसरे के दुश्मन थे, खिलाफ बातें भी करते। तमाम सियासी जमातें, क्या नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें नहीं करते थे? क्या उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क नहीं करार दिया था? और क्या बेनज़ीर जो है वो नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगाती थी कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से अरबों रुपए लिए मेरी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की? ये बातें रिकॉर्ड पे, लेकिन वो आज एक पेज पे वो इत्तेहाद में वो दे आर पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें चल रही हैं, इनके पीछे कोई भी नादीदा हाथ हो सकता है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो काफ़ी ज़ीरक सियासतदान है, सीजनड हैं, और वो समझते हैं कि वो पाँव कहाँ रख रहे हैं और किस तरह वो चलना चाह रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहाद बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते हैं, लोग कहते हैं इनके साथ कोई भी नहीं है, और ये देर पा नहीं होंगे, या इनकी जो बाहमी चक्लश या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो इनको दूर तक नहीं ले जाएंगे। पर मेरा ख्याल है कि ये इब्तदा हो सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये इत्तेहाद अगर पार्लियामेंट के अंदर कायम हो जाता है तो वो हुकूमत के लिए परेशानी का सबब होगा। किस लिहाज से, किस लिहाज से परेशानी सर? अदम एतमाद के लिहाज से या तरमीम? जी, अदम एतमाद या तरमीम की परेशानी? परेशानी क्या होगी हुकूमत को? देखे ना, लेजिस्लेशन ना हो, लेजिस्लेशन रुक जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए अभी हाल ही में काशिफ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। काशिफ साहब जी, काशिफ साहब।
और इतना प्रेशर पड़ जाए गवर्नमेंट पे कि वो कानून साजी न कर सके, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक और इसमें फैक्टर है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान उस तरह की अंडरस्टैंडिंग अब नहीं है, खासतौर पर GB और AJ के इलेक्शंस के बाद। और दूसरी कई चीज़ें जो उनके दरमियान अभी चल रही है, और हाल ही में बिलावल साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके आए हैं। तो इन चीज़ों को, इन इम्कानात को, इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को भी आप जहन में रखें। और बाद अनहोनी चीज़ें जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आती कि हो सकता है, वो हो भी जाती हैं, और उसके पीछे कई ठीक है, हाथ जो है वो कार फरमा। ठीक हो गया। जी जी काशिफ साहब प्लीज बोलिएगा। अच्छा खोकर साहब, देखिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान में शायद खाकान अब्बासी साहब उसका हिस्सा बन चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि मुस्तफा नवाज खोखर जो है ये बिलावल साहब के काफी करीब रहे हैं। और जब ये जितने करीब होते हैं भले वो रास्ते बदल भी लें, लेकिन कुर्बतें कभी खत्म नहीं होती हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब की अलाइनमेंट और बड़े अच्छे ताल्लुकात है मलक रियाज साहब से, और मलक रियाज साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है जरदारी साहब से। मैंने ये आपको डॉट्स इसलिए बताए हैं कि अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के एक सरगर्म रहनुमा है, और बिलावल साहब की जो अचकज़ई साहब और PTI के रहनुमाओं से मुलाकात करवाई गई है, उस मुलाकात में मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद थे, जिसमें बिलावल साहब ने कहा कि आप कायमा कमेटियों में वापस आइए, हुकूमत को 3 साल हो गए, हुकूमत के जो कच्चे चट्टे हैं माशी मामलात के, कायमा कमेटी और PAC से हम उसको जो है फ्लैश करते हैं ताकि हुकूमत के बारे में पता लगे कि उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। ठीक हो गया। सवाल ये पीपल्स पार्टी और PTI की कुर्बत क्यों? देखिए पीपल्स पार्टी के पास तो आईनी ओहदे नहीं है, सदर भी मौजूद है, चेयरमैन सेनेट भी मौजूद है, गवर्नर्स भी मौजूद है। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है खोकर साहब। मसला ये है कि पार्लिमान के ऊपर जिसको एतराज हो या ना हो, फार्म 47 का राग अलापें या 45 की बाज़गश्त करें, मसला ये है कि पार्लिमान में अदम एतमाद के लिए आपको वोट चाहिए। वोट जो है अब आप जो AUI फे अचकज़ई साहब PTI इन सबको मिला लीजिए, अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो अदम एतमाद नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी तो अदम एतमाद आएगी, ये बात समझ लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस में मुखालफत और मुखासमत का ढोंग रचाया जा रहा है, वो ये था कि बजट के वोट नहीं देंगे। जब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि IM बिलावल साहब आगे GB में हुकूमत बनाए, तो अच्छे बच्चों की तरह जाके बजट पास करवा के आ गए। अभी मसला कश्मीर का भी है, कश्मीर में चंद सीटों का इशू है, अगर वो सेटल हो गया और उसके बाद ये चलेंगे। देखें फॉर्मेशन क्या है कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी मरकज में भी मौजूद है, अब पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, बलोचिस्तान हुकूमत उसके पास, GB की हुकूमत उसके पास है, गवर्नर मौजूद है, सदर मौजूद है, चेयरमैन सेनेट मौजूद है। अच्छा ये बड़ी मुश्किल। अब एक चीज होती है ना, आखिरी जुमला ले लीजिए जल्दी से साहब। असल इशू ये है कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब किसी सूरत थर्ड पार्टी सिस्टम को नहीं इंडोर्स करते। कश्मीर में बुनियाद पड़ गई, 2 पार्टी सिस्टम जो है वापस राइज हो गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई। इस एक नुक्ते पे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आगे गेम को लेके चलेंगे, और फजलुर रहमान साहब बतौर प्रेशर टैक्टिक्स काम करेंगे ताकि सूबे तकसीम ना हो। ओके, बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक साहब, थैंक यू सो मच आपका। जावेद सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद मिलादुल नबी का मौका है, तो आप तमाम देखने वालों को सच टेलीविज़न और हमारी जानिब से इस खूबसूरत दिन पर इंतहाई मुबारकबाद, और अल्लाह ताला हमें नबी करीम और उनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात हो।